नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीपीएससी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम के मल्टीपल चॉइस बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगा कि आप कैसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाना चाहिए, इस पर भी हम काफ़ी अच्छे से बात करेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकली बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न से। पहले हम इसको पढ़ते हैं। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। वित्त आयोग एक वैधानिक निकाय है। ये आपको पता है दोस्तों, मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम यहाँ पर फंसाना चाहता है स्टूडेंट को। आप खुद ही समझो, कभी वो संवैधानिक दे देगा, कभी वो वैधानिक दे देगा, कभी वो सांविधिक दे देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए, आपका जो एंटीना है थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। तो मुझे तभी नहीं पता कि वैधानिक है या संवैधानिक है, क्या है मुझे भी नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा नंबर, वित्त आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। ये भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, है ना, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे। गलती क्या करेंगे, केवल देखते ही सोचेंगे अच्छा कोचिंग में तो बताया गया था कि केवल देखते ही गलत कर देना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सब समझ चुके हैं। वो पहले और पुरानी टेक्निक थी, अभी सभी समझ चुके हैं। तो आप इसको ध्यान से समझो। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं, बिल्कुल सही बात है ये। आपने देखा होगा कि जो समितियां हैं, वित्त आयोग है और जो भी आयोग है, उनकी दी गई सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं। बहुत सारी जो भी समितियां हैं, आयोग हैं, विभाग हैं, उनकी दी हुई जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं होती। ये तो मुझे लग रहा है सही है ना, ये मेरी जानकारी के अनुसार सही लग रहा है। चलो अगला देखते हैं। अब देखो तीसरा सही है, तो मतलब तीसरा यहाँ पर है और कहीं तीसरा है नहीं है, तो ये मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, है ना। देखो एक ऑप्शन आपने पता था, उसी ऑप्शन से आपने आंसर को काफ़ी करीब ला दिया। अब देखो इसी में दो में कोई एक होगा। अब दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है ना। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। देखो जैसे यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट दिखे ना, ये आपको फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब फैक्ट देता है, जब सन देता है कोई ना, तो वो बदल भी तो सकता है यार। हो सकता है 1991 हो, 92 हो, 93 हो, 94 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई आपको देता है तो आपको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन आप फिर भी देखो, आप बहुत ही करीब आ चुके हो अपने आंसर के। तो आप इसको गलत कर दो, है ना, गलत कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे कि जब आप इसको गलत करोगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, वो ऑप्शन बचेगा सी, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो सही है और तीन सही है। देखिए आपको नहीं पता था कि ये वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, कौन सा निकाय है, लेकिन फिर भी आपने इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया अपने नॉलेज से, है ना, अपनी स्किल से। ये एक प्रकार की स्किल होती है ना। ज़रूरी नहीं कि हर जगह सही ही हो, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में सही होती है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर चाहे दोस्तों कुछ भी हो, है ना, इसका आंसर आप देखोगे कुछ भी हो, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि आपने इसको किस तरीके से किया। आप आंसर के बहुत करीब आ गए थे, 50% आप आंसर के पास पहुंच चुके थे। तो ये मायने रखता है। अगर बहुत सारे क्वेश्चन में आप 50% तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे आपके सही भी होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा सही हो सकते हैं, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, अभी इसको देखते हैं। तो ये वाला, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसके बाद क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक पंच सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई करते हैं, और इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते। देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपका एंटीना एक्टिव हो जाना चाहिए। जब भी 5 बोल रहा है, 4 बोल रहा है, सन बोल रहा है, आपको सही गलत नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप सही गलत करो, पर आपका एंटीना एक्टिव हो जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर 3 ही हो सकता है यहाँ पर 2 ही हो, मुझे भी नहीं पता भी दोस्तों, हो सकता है 1 ही हो, है ना, हो सकता है 6 हो, है ना। तो ये भी मुझे नहीं पता, इसलिए ये डाउट पर है। इसको अभी हमें नहीं मानना है सही और ना ही गलत, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। संसद ने कानून द्वारा कॉलेजियम प्रणाली विकसित की गई है। तो आप बताओ, कॉलेजियम प्रणाली के लिए इतना विवाद चलता रहता है, बहुत विवाद चलता रहता है ना। संसद चाहती है कि अपना कानून बनाए, वो उनको दे। आप तो ये बेसिक है, आप तो जानते होंगे कि संसद ने एक कानून बनाया भी था जहाँ पर जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो ये कानून लेकर आए हो ये न्यायालय की स्वतंत्रता को बाधित करता है। तो उसको फिर
शून्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो संसद और सुप्रीम कोर्ट की इसी बात पे तो लड़ाई होती रहती है ना। और कॉलेजियम तो बहुत विवादित रहा है, तो क्या इसको संसद विकसित क्या होगा, संसद विकसित करता तो संसद दूसरा कानून क्यों लाता, है ना। तो ये भाई साहब गलत है, आपको पूरी तरीके से पता है कि भाई ये गलत है। अब देखो दूसरा गलत है, जैसे दूसरा पता है आपको गलत है, आपने ये काट दिया, है ना। अभी देखो एक ऑप्शन तो गया, आप अब आप 75% तक पहुँच गए हैं। अगला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ये बात मुझे लगभग सही लग रही है दोस्तों, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर जो नियुक्तियाँ होती हैं ये कॉलेजियम से ही होती हैं, अभी भी कॉलेजियम से होती हैं। आपने सुना होगा कई लोग इसका तंज कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे ये तो सही लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ये भी अभी ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने अनुभव भी किया है ना। देखो यहाँ पर केवल लगा, इसलिए काट मत देना, अभी ये समझ चुके हैं सभी लोग, अभी ये सब समझ चुके हैं कि स्टूडेंट केवल देखते ही काट देते हैं, कि केवल थोड़ी होगा, ऐसा हम सीख के आए हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ऐसा नहीं होता है। अंधा तुक्का नहीं मानना है, अंधे की तरह यहाँ पर टिक लगा के नहीं भाग जाना है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, अंधा मैंने बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा। आप यहाँ पर देखो कि ये जो है यहाँ पर मुझे तो ये सही लग रहा है अभी, है ना। देखते हैं क्या होता है आंसर। देखो 3 और 3 मतलब ये कट गया। तो आप ये देखो कि आपको पहला स्टेटमेंट नहीं पता था, लेकिन फिर भी आपने पहला स्टेटमेंट क्या कर दिया, काट दिया। चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में जस्टिस पी.एन. भगवती ने ऐतिहासिक फर्स्ट जजेस केस में की थी। देखो ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप 50% तक पहुंच चुके हो। ये तो देखो आप 50% पहुंच चुके हो, अब आपके लिए आसान है करना। फिर से आप इसको पढ़ सकते हो, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993, हो सकता है 1995 हो सकता है उससे पहले भी हो। देखो जब भी डेटा आए, जब भी बहुत ज़्यादा अंक आए, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, माइंड को एक्टिव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में जस्टिस पी.एन. भगवती ने ऐतिहासिक फर्स्ट जजेस केस में की थी। हो सकता है दूसरे केस में किया हो, लेकिन सन है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर डाउट में हूँ। आप बताओ कौन सा आंसर हो सकता है। मैंने आपको ये सिखा दिया, स्किल सिखा दिया, मुझे नहीं पता है अभी, है ना। आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन आप स्किल सीखोगे तो आप आंसर के बहुत करीब आ जाओगे। इन दोनों में ही कोई आंसर होगा, है ना। तो मुझे तो अभी लग रहा है कि डी, है ना। गलत हो सकता है दोस्तों, ये स्किल है, ये कोई वो नहीं है, जादू नहीं है, जादू टोना नहीं है कि मैंने फेंक के मारा आप बिल्कुल पकड़ लिए। तो मैं अभी लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है कि डी सही हो, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक सही होगा, क्योंकि ये वाला मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गलत हो सकता है। देखते हैं क्या होता है आंसर। देखो दोस्तों इसका आंसर कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब दो ऑप्शन के आप करीब होते हो तो कोई ना कोई सही हो ही जाता है ना। अगर थोड़ा और ध्यान से आप पढ़ोगे तो आप निकाल ले जाओगे। चलो अगला देखते हैं। देखो यहाँ पर इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे तो और भी क्वेश्चन लाएंगे। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स होते हैं तो और भी इस तरीके से मज़ेदार ट्रिक्स के साथ और आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना भूल गया, आप भी पहले वीडियो को रोकना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना, इसके बाद आप बताना कि आपका सही था या गलत था। जैसा भी रहा हो टेंशन मत लेना, गलत हो सही हो इसकी हमें चिंता नहीं लेनी है, बस हमें सीखना है, स्किल सीखना है ना, ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें या ज़्यादा सही कर सकें। अटेम्प्ट तो ठीक है, ज़्यादा सही करना है हमें, दूसरों से हमें थोड़ा सा आगे रहना है। चलो आगे पढ़ते हैं। फाय फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री थे, ये बात सही है, जो हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। अब बताओ हर्ष के शासनकाल में कौन आया था, वेन सॉन्ग आया था। एक चीज़ देखना, ये जो भी एग्जाम वाले होते हैं देखो मिक्स कर दिया है, वेन सॉन्ग को फायान की जगह पर रख दिया है, फायान को वेन सॉन्ग की जगह पर रख दिया है। देखो यहाँ पर वेन सॉन्ग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। आप बताओ, यहाँ पर इसका उल्टा कर दिया है दोस्तों, थोड़ा सा आप दिमाग लगा पाओगे। जो फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और वेन सॉन्ग हर्ष के समय आया था, हर्ष के समय आया था, हर्ष से मिला भी था, है ना, हर्ष की उसने पढ़ाई भी की थी। तो आपने इसको पढ़ा होगा, तो आप देखोगे कि जैसे आपको पता फायान, है ना, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। ये नहीं आया था, हमें पता है ना, वेन सॉन्ग आया था। तो देखो यार, आपने अगर स्टेटमेंट को अच्छे से देख लिया ना, आपको पता चलेगा इसमें उसने फेरबदल किया है, तो मतलब दोनों ही गलत होंगे, है ना, दोनों ही क्या होगी, गलत होंगे। तो ये आप समझ सको, पहला गलत है हमने देख लिया था, है ना, दूसरा भी गलत क्योंकि इसमें फेरबदल किया है।
जहाँ वेन सॉन्ग को होना चाहिए वहाँ फाई ऑन को रख दिया है, जहाँ फाई ऑन को होना चाहिए वहाँ वेन सॉन्ग को रख दिया है। ठीक है, बाकी यही तो ऑप्शन बचता है, अब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। देखो, आपको मैंने पहले भी कहा है, आप पहले इसको अटैम्प्ट लो और मैं आपको बताता हूँ आप इसको कैसे सही कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को भी सही किया जा सकता है अगर आपके पास कम नॉलेज है तो भी। देखो, आपको पता क्या है इसमें, देखो आपको जो पता है वहाँ से स्टार्ट करो। जैसे मुझे पता है चरक, चरक के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि भाई चरक ने चरक संहिता लिखी है ना। चरक क्या थे, चरक क्या थे बताओ भाई? चरक चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे, है ना। आपने पढ़ा होगा ना कि उन्होंने चिकित्सक थे, सुश्रुत चिकित्सक थे, ये आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा। और ये एनसीईआरटी में भी है, हम जब छोटे थे तो भी किताबों में पढ़ते थे, है ना, 8वीं तक किताबों में पढ़ते थे। तो अब देखो, मुझे ये पता है भाई, क्लियर मुझे पता है कि चरक एक चिकित्सक ही थे, है ना, और उन्हें आयुर्वेद के लिए योगदान दिया है, ये मुझे पता है। अभी देखो, पहला मुझे पता है तो अब देखो मैं क्या करूँगा, पहले का दो यहाँ पर है और कहीं नहीं है। देखो दोस्तों, पहले का दो कहीं नहीं है ना। देखो, एक झटके में से निकल आया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जादू है, मैं ये जादू नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी पता हो ना तो आप क्वेश्चन को छोड़ो मत। अगर आपको रत्ती भर पता है तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और उसको सही करो। ठीक है, देखो आपने ये कर दिया, है ना। तो क्या थी, ये बहुत इजी था, ये सबको ही पता होता है लेकिन सभी नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन को। तो चरक क्या थे? चिकित्सक थे। एक का दो होगा, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें दो नहीं है ना, एक का दो नहीं है, इसलिए गलत होंगे ये। तो देखो अभी आंसर सही हो गया, है ना। देखते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैपिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। भाई मैपिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैपिंग में इंटरनेशनल और भारत की जो मैपिंग है ये मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है। अगर आप इस वीडियो के थ्रू हमारा सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए मैपिंग सीरीज लाऊंगा। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, चलो इसको सॉल्व करते हैं। भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है? आपने ज़रूर देखा होगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश आपने देखा होगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश आप देखा होगा कि वो म्यांमार से मिलता है, ऊपर है, कोने में है ना। आपने मैं आपको बना देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश इधर ही है, ये इधर ही वाला अरुणाचल प्रदेश है ना। जो भारत का मैप है इधर ही वाला अरुणाचल प्रदेश है। तो ये तो पता है भाई, इधर ही तो म्यांमार है, इधर ही तो म्यांमार है, तो मतलब ये तो होगा अरुणाचल प्रदेश। मुझे पक्का है, मान लेते आपको भी पता पक्का है एक चीज़ कि अरुणाचल प्रदेश तो होगा भाई, अरुणाचल प्रदेश तो होगा। तो आप इसको काट दो और इसको काट दो, मतलब आप फिर से 50% तक पहुंच चुके हो। अब देखते हैं इसमें से क्या होगा। देखो नागालैंड, आपने पढ़ा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड आता है, तो ये भी हो सकता है ना, ये भी होगा। चलो ये भी होगा। मणिपुर, मणिपुर भी यहाँ पर देखोगे तो इसके नीचे ही आता है ना, ऐसे ही आता रहता है मणिपुर नीचे, है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, है ना, फिर मिजोरम, मिजोरम आता है इसके नीचे आता है मिजोरम। मैं मैप बना के आपको बताता हूँ, चलो देखते हैं अभी। ये आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, चलिए मान लेते हैं आपको नहीं पता है, आप एकदम से मुँह उठा के चले आए हैं, आपको नहीं पता है, फिर भी आपको सही कैसे करना है। आपको ये एक ही चीज़ पता थी कि भाई अरुणाचल प्रदेश तो होगा, लेकिन ये देखो असम, देखो असम यहाँ पर आया है। असम कहाँ है? असम पश्चिम बंगाल के टच होता है। असम मेघालय अंदर हैं और जो ये वाले जो भाग हैं ना ये बाहर हैं। आप देखोगे ये बाहर की ओर टच करते हैं, ये बाहर की ओर टच करते हैं, लेकिन असम अंदर है ना। पश्चिम बंगाल से टच करता है असम, है ना, और ये मतलब अंदर वाली सीमा में है। तो ये तो गलत हो जाएगा मतलब, तो आप इसको सही नहीं कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा वो छोड़ो आप, लेकिन ये देखो कि आप 50% तक पहुँच जाते हो, आंसर के काफ़ी करीब पहुँच जाते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही फ़ायदा मिलेगा, है ना। बाकी मैं आपको मैप बना के दिखाना चाहूँ तो इसे आपको मैं मैप बना देता हूँ, ऐसे रुकना। देखो इधर ही ये राज्य हैं, जो मैंने आपको राज्य बताया ना, ये इधर ही राज्य हैं। और असम वगैरह इधर है, असम वगैरह इधर है। मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा तो ये ध्यान रख सकते हो, लेकिन मैप जरूर जाके देख लेना, अभी आज जाके मिला लेना, है ना। मेरी मैपिंग स्ट्रॉन्ग है इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई करने में, आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये हमारा चैनल है ना। अगर आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके या यहाँ पर जो दिया है उसको सर्च बार में आप जाओगे, टेलीग्राम सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है,
थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप इसमें 100 लाइक्स मार देते हो तो आपके लिए मैं ऐसे ही PYQ, ऐसे स्मार्ट PYQ